Hello everyone. Welcome back to our channel. Today we are going to study the chapter manufacturing industry, which going to come in your boards, 10th boards, and that will consist maybe 6 marks approx. मतलब 6 marks का approx ये chapter आएगा आपके boards के अंदर. So basically this is a quite important chapter if we'll talk about according to the boards. So manufacturing industry होती क्या है, इस chapter में हम पहले वो पढ़ेंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्या है. बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है. मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको प्रोसेस किया जाता है रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. मतलब जब हम देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 सेक्टर है. वी हैव 3 सेक्टर्स. प्राइमरी सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर. तो अगर हम पहली बात करें तो जो हमारे को रॉ मटेरियल मिलता है वो हमारे को प्राइमरी सेक्टर, दैट मीन्स फर्स्ट सेक्टर से मिलता है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं. ये रॉ मटेरियल जब हमारे को सेकेंडरी सेक्टर में हम इस रॉ मटेरियल को when we get raw material from the primary sector and we process it into a useful product, valuable product. जब हम जो प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. उसे क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग. बेसिकली इसकी किसके कौन से सेक्टर के अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. इट मेनली इन्वॉल्व्स सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि जो फर्स्ट सेक्टर होता है हमारी कंट्री का, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. इसके अंदर एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं. और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है. मतलब जब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है कंट्री की इस सेक्टर के डेवलपमेंट से ही बनती है. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स जितनी भी हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है वो हमारे को इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही पता चलता है कि हम कितना सामान को, रॉ मटेरियल को कितना प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए इस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. क्यों? क्योंकि देखो ये हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में हेल्प करता है. इरेडिकेट मतलब रिमूव करने में हेल्प करता है. ठीक है, एक्सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चर गुड्स को. हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं, हम बना ही रहे हैं. ऑब्वियसली हम एक क्या कहते हैं, चीज़ों को बना रहे हैं. वी आर प्रोड्यूसिंग अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट. तो हम इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं. और ट्रेड और कॉमर्स इससे हमारा एक्सपांड होता है. एक्सपांड मतलब बढ़ता है. ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कि ये हमारे लिए बैकबोन है हमारे डेवलपमेंट के लिए. सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाता है, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. दे मूव. देखो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर साथ साथ चलते हैं. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से. तो दैट इज वाई वी कैन से दैट इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर मूव हैंड इन हैंड. इंडस्ट्री क्या करता है, एग्रीकल्चर को बढ़ाता है, इन्हांस करता है. क्यों? क्योंकि हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए हमारे प्रोसेसिंग के लिए, है ना. तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हमारे को प्राइमरी सेक्टर से. तो ये साथ बाय साथ चलता है. इसलिए हमारे को जितना भी रॉ मटेरियल मिलेगा एग्रीकल्चर से वो बढ़ जाएगा. फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पंप्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए. और जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकॉनमी. हमारा जो इंडस्ट्री है वो हमारी नेशनल इकॉनमी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है. कॉन्ट्रीब्यूट मतलब बहुत ज़्यादा उसमें योगदान देता है हमारी नेशनल इकॉनमी, यानी कि हमारी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो 17% है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. मतलब टोटल जितना भी हमारी इनकम हो रही है हमारी कंट्री की, वो हमारा 17% कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है. ये कम है, इट इज़ मच लोअर देन द ईस्ट एशियन इकॉनमीज. अगर हम बाहर की बाकी देशों की बात करें, ईस्ट एशियन इकॉनमीज की बात करें, तो ये कम है. बट स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री हम फिर भी बहुत ज़्यादा आगे जाते जा रहे हैं. ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को. नेक्स्ट है हमारी जो ईस्ट इकॉनमी, एक ईस्ट एशियन कंट्रीज है जिसमें चाइना आ जाता है, जापान आ जाता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, ये सारी चीज़ें आ जाती है. ईस्ट एशियन इकॉनमीज में कौन सी कंट्रीज आती है, चाइना, जापान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सारी चीज़ें आती है. पर इनके अकॉर्डिंगली अभी हमारी इकॉनमी पीछे है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू कवर इट. ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल एनएमसीसी, इसको सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी टू इम्प्रूव, ताकि हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा बना सके, जिसकी वजह से हमारे देश की तरक्की हो. ठीक है जी.
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फैक्टर्स डिसाइडिंग आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखो हमारे लिए फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी लोकेशन। देखो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल साइड, कि हमारे को फॉर एग्जांपल हमने अगर हम देखो जब भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम SEZ के अंदर लगाते हैं। SEZ इज़ व्हाट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये वो जोन्स होते हैं जिसमें हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कंसेशंस मिलते हैं। टैक्स कंसेशन मतलब हमारे को छूट मिलती है। गवर्नमेंट कहते हैं कि इस सेक्टर में, इस एरिया में आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ ताकि ये जो एरिया ये डेवलप हो, और हम इसको हम इसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा कंसेशंस देंगे। तो हम वहीं पे लगाएंगे ताकि हमारे को ईजिली हमारे को और भी रिबेट्स मिल सकें। तो हम वहाँ तक, साइट तक आने तक का क्या कॉस्ट रहेगा, प्रोडक्शन क्या रहेगी उस साइट पे, और क्या डिसीजन है कि हम उस साइट पे लोकेटिंग फैक्ट्री एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट रहेगी हमारे को। इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर नोज एज एग्लोमेरिएशन इकोनॉमीज। बेसिकली देखो जी, अब ये क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री जो है वो वहीं पे बनती है। ये मतलब एग्लोमरेशन इकोनॉमीज होती है, ये आर द कॉस्ट सेविंग एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स जो बिजनेस के थ्रू हमारे को, दैट बिजनेस एंड पीपल एक्सपीरियंस बाय लोकेटिंग नियर ईच सिटीज अदर इन सिटीज और इंडस्ट्रियल। फॉर एग्जाम्पल देखो देखो इसमें क्या आएगा, ये वो एग्लो, देखो इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर, इंडस्ट्री साथ में बनाई जाती है, एक जगह पे लगाई जाती है ताकि ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स, ताकि मतलब बेनिफिट हो बिजनेसेस को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो। व्हेन मैनी इंडस्ट्री क्लस्टर, एक जगह पे एक एरिया में जब आ जाती है तो उसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोला जाता है। इससे क्या होता है, फर्म जो होती है वो सिटी से उस जगह पे मूव कर सकती है ईजिली। यहाँ पे हमारे को स्किल्ड लेबर मिल जाता है, सर्विसेज मिल जाती हैं। इज इट क्लियर, ये मैन्युफैक्चरिंग का सारा क्लियर है। नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बेसिकली देखो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, पहली इंडस्ट्रीज ऑन द बेस, हमने जो है इंडस्ट्रीज को हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। 5 पार्ट्स पे हमने कैसे क्लासिफाई कर दिया, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के सोर्स पे हमने इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया है इनटू 2 पार्ट्स। उसके रोल पे हमने उसको 2 पार्ट्स पे कैटेगराइज किया है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमने उसको 2 पार्ट पे कैटेगराइज कर दिया। ओनरशिप के बेसिस पे हमने इसको 4 पार्ट्स में क्या कहते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर हम उसकी रॉ मटेरियल की बात करें तो इसको भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहली इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो नाम से क्लियर है, एग्रीकल्चरल बेस्ड, एग्रीकल्चरल बेस्ड। दूसरा आएगा जैसे कॉटन, टी, सिल्क, जो भी एग्रीकल्चर से हमारे को मिलता है थ्रू एग्रीकल्चर, वो सारी चीज़ें इसमें, वो सारी इंडस्ट्रीज इसमें आएंगी। मिनरल बेस्ड, वो सारी इंडस्ट्री जो हमारे को मिनरल्स के थ्रू हम सेटअप करते हैं, जैसे सीमेंट, आयरन, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बेसिकली सबसे पहली इंडस्ट्री आ गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। इसके अंदर भी अगर हम पढ़ें, इसमें बहुत सारी आगे इंडस्ट्रीज आ जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा हमारा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती क्या है बेसिकली, 14% ऑफ द कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इससे कंट्री की 14% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलती है। मतलब यहाँ पे 14% लोग जो है कंट्री के, इससे हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिलती है कंट्री के अंदर। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली, इंपॉर्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। इससे 4% GDP आती है हमारी इस इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री, सेल्फ रिलायंट मतलब जो आत्मनिर्भर, खुद पे डिपेंडेंट है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो सबसे पहली मिल इस्टेब्लिश की गई थी वो 1854 में मुंबई में इस्टेब्लिश की गई थी। इस और 1946 के अंदर कॉटन मिल्स, जो देयर आर अबाउट 1946 कॉटन मिल्स इन इंडस्ट्री। पूरी टोटल हमारे पास इतनी कॉटन मिल्स हैं इंडिया में। और पहले टाइम पे क्या था, जो कॉटन मिल्स थी वो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में सिर्फ वहीं पर सेटअप थी। वो ऐसे क्यों था, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट और लेबर अवेलेबल था। बट एज टाइम पास, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है तो ये बाहर और भी जगहों पे जाके सेटअप होने लग पड़ी। ये जो इंडस्ट्री है ये एम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स की एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत, जनरेशन के लिए बहुत काम करती है। क्यों, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल हम इसे
कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो हमारे को कॉटन कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली फार्मिंग से। तो ये उनको बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलती है फार्मर्स को। ये जो है सपोर्ट करती है बाकी इंडस्ट्री को, जैसे केमिकल्स हो गया, डाइज हो गया, क्योंकि देखो कॉटन के कपड़े को हमें डाई करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, तो केमिकल्स चाहिए, डाइज चाहिए। तो इसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सेटअप करने की वजह से लोगों को काम मिल रहा है। जो हैंडस्पन खादी है ये एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वीवर्स को। ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रेड ऑफ कॉटन। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। इंडिया जो है अभी जापान को यार्न दे रहा है, हमारा जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कर रहा है यार्न। यार्न मतलब धागा जा रहा है जापान में। अदर कॉटन गुड्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट किया जाए यूएसए में, यूके, रशिया, फ्रांस, इन सारी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन गुड्स को। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कैपिटल है, कैपेसिटी रखता है हैंडलूम्स में, और हमारे पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन यार्न का। ठीक है, समझ आई कि कहाँ हम कॉटन को कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक चैलेंजेस फेस बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा? देखो, हमारे जो स्पिनिंग मिल्स है इतने ग्लोबल लेवल के कंपटीशन को अभी नहीं वो टारगेट कर पा रही। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। हम ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी का जो यार्न है और जो वीवर्स है वो हम क्या कहते हैं, वो तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जापान में। ये देखो, हमने अभी बोला कि हम क्या कहते हैं, यार्न करें जापान में एक्सपोर्ट। तो और जो हम वीव कर रहे हैं लो क्वालिटी यार्न को वीव कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ के लिए हमने लो क्वालिटी रखा हुआ है और बाहर हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भेज रहे हैं, तो इंडिया के लिए तो क्वालिटी कम हो गई। और जो प्रोडक्शन है वो छोटी छोटी यूनिट्स में फ्रेगमेंटेड इधर उधर है, जिसकी वजह से लोकल मार्केट की नीड्स को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, वाई वी नीड टू इम्पोर्ट फैब्रिक। हमें फैब्रिक को इम्पोर्ट क्यों करना पड़ा है? बिकॉज हमारी कंट्री में क्या है, लेबर की आउटपुट का लेस आउटपुट ऑफ लेबर्स। जो लेबर है वो कम आउटपुट दे रहा है हमारे को, पावर सप्लाई इरेगुलर है, मशीनरी पुरानी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर के साथ, जिसकी वजह से हमारे को फैब्रिक को बाहर से मंगाना पड़ रहा है। इतने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? हमने अभी तक क्या किया, हमने ये सारी इंडस्ट्री पढ़ी थी, इसमें हमने सबसे पहले एग्रो बेस में कॉटन इंडस्ट्री पढ़ी है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ गई हमारी जूट इंडस्ट्री। सबसे पहली जो मिल थी वो कहाँ इस्टेब्लिश गई थी? रिश्रा में की गई थी 1859 में। इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रॉ जूट का, कच्चे जूट का और जूट के गुड्स का प्रोड्यूसर है। हम ज़्यादा बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जूट मिल जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर हुगली रिवर के पास। ठीक है, और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जूट का एक्सपोर्टर है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे हम। और क्या हम हुगली रिवर पर क्यों है हमारी लोकेशन? हम क्यों जूट की जो है हमारी हुगली बेसिन में ही क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बहुत अच्छा है। वो वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगे नहीं है, और रेलवेज़ का नेटवर्क भी अच्छा है। वहाँ पे लेबर्स भी अच्छी मिल जाती है वेस्ट बंगाल में और बिहार वाली साइड, और बहुत ज़्यादा वाटर है ताकि हमें रॉ जूट को प्रोसेस किया जा सके। क्लियर है? मतलब बेसिकली पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, जिसकी वजह से हमने वो जो है जूट की प्रोड्यूसिंग ये कहते हैं प्रोडक्शन है वहीं तक सीमित रखी हुई है। क्या चैलेंजेस है? बेसिकली को हर एक इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं। देखो, इसका सबसे ज़्यादा कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक प्रोडक्ट के साथ। देखो, जूट जो है बेसिकली इट इज़, हम कहते हैं खादी, बहुत नेचुरल फाइबर है, बट इसको जो कंपटीशन मिल रहा है किसके साथ मिल रहा है? सिंथेटिक प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि जूट जो है वो महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है भाई। तो एक्सपेंसिव, अब लोगों को कपड़े डालने हैं तो वो जो चीज़ें ही लेनी है, तो वो लोग दे प्रेफर क्या कहते हैं, लेस एक्सपेंसिव, चीप चीज़ें, चीप है ना, तो वो महंगी चीज़ें नहीं प्रेफर करते कई लोग। तो इसको कंपटीशन मिल रहा है बांग्लादेश, ब्राज़ील, थाईलैंड एक्सेट्रा, क्योंकि ये लोग भी जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है? जिसकी वजह से एक नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2005 में। कब बनाई गई थी नेशनल जूट पॉलिसी? 2005 में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का? कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे जूट की, हम क्वालिटी ऑफ जूट अच्छा इंप्रूव करेंगे और अच्छे प्राइजेस देंगे हम जूट फार्मर्स को, जो जूट यू कैन से दैट जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने दो पढ़ लिए, कॉटन पढ़ लिया हमने, जूट पढ़ लिया हमने ये कॉटन पढ़ लिया, इसके अंदर एग्रो बेस में हमने कॉटन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जूट पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, हमने जूट पढ़ लिया। अब हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड क्या आ गई हमारे पास? शुगर इंडस्ट्री। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का भाई, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम शुगर के, सेकेंड लार्जेस्ट।
और जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खंडसारी का। गुड़ भी बहुत अच्छा बना रहे हैं हम लोग, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम गुड़ को, ठीक है। शुगर मिल जो है बेसिकली कहाँ पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। याद रखना है, इसका मैप आता होता है शुगर इंडस्ट्री का। ये जो इंडस्ट्री है सीजनल है नेचर में। सीजनल मतलब कुछ टाइम के लिए ही चलती है ये इंडस्ट्री, क्योंकि जब सीजन होता है शुगर केन का तभी चलेगी ये, ठीक है। मेजर चैलेंजेस क्या है बेसिकली, सबसे पहला चैलेंज है, अभी हम मैंने क्या बोला, सीजनल है नेचर में। ये जो मेथड है प्रोडक्शन का बहुत पुराना है, ठीक है, डिले। और जो केन्स जो है, शुगर केन जो है फैक्ट्री तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो है शुगर केन खराब हो जाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। एग्रो बेस में हमने 3 इंडस्ट्री करी, कौन कौन सी, कॉटन, जूट और शुगर केन। शुगर इंडस्ट्री हमने 3 इंडस्ट्री की है, कॉटन, जूट एंड शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बेसिकली हम जो चैप्टर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें हम दूसरी जो इंडस्ट्रीज कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी हमने की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंडस्ट्री इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहली इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो जो बेसिकली आयरन एंड स्टील के नाम से पता चलता है ये क्या है, ये बेसिक इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। बेसिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो स्टील है ना, इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह ही है। स्टील की रिक्वायरमेंट हर चीज़ में है। स्टील की रिक्वायरमेंट है अलग अलग चीज़ें बनाने में। स्टील इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ गुड्स। बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ को बनाने के लिए हमें स्टील की रिक्वायरमेंट है। जो प्रोडक्शन है और कंजप्शन है स्टील की, ये हम क्यों हम इसको देखो, प्रोड्यूस करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए स्टील को जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में स्टील का यूज़ होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, तो इससे पता चलता है कि हमारे देश के पास कितना स्टील की प्रोडक्शन है। तभी हमारे को पता चल गया हमारी कंट्री कौन से लेवल पे एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट्स है, वो स्टील को, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू सेल। वो जितनी भी मार्केट करते हैं किसके थ्रू करते हैं, सेल के थ्रू। सेल इज अ कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। इसके थ्रू जितना भी मार्केट किया था, मतलब मार्केट में जितना भी स्टील आता है वो किसके थ्रू आता है, सेल के थ्रू ही आता है मार्केट में, ठीक है। और जो ज़्यादा जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेसिकली ये कहाँ पे, छोटा नागपुर रीजन के पास है, ठीक है। इंडिया जो है 4th है पूरे वर्ल्ड में क्रूड स्टील प्रोड्यूसर एज अ। क्रूड मतलब कच्चा स्टील, क्रूड। अगर हम बात करें इंडिया की स्टील की प्रोडक्शन में, तो क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में इंडिया कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। और ये स्पॉन्ज आयरन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। स्पॉन्ज आयरन अब बताती हूँ मैं क्या होता है बेसिकली। अगर हम बात करें, स्पॉन्ज आयरन होता है बेसिकली हाईली प्योर और पोरस फॉर्म है आयरन की, जिसमें से इसको कैसे बनाया जाता है, ऑक्सीजन निकाला जाता है आयरन में से आयरन के ओर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको बिलो मेल्टिंग से पहले, मेल्टिंग जब उसका टेम्परेचर जब हम बहुत मेल्टिंग के कम वाला कर देते हैं, तो उसमें से जब ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ज आयरन बेसिकली। ये नेचुरल गैस के लिए यूज़ होता है, ये कोल को बनाने, और कोल एज अ रिडक्टेंट रिजल्टेंट, ताकि स्पॉन्जी हनीकॉम टेक्सचर आ सके इसका। अगर मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे जाके, आयरन इंडस्ट्री आर नॉट परफॉर्मिंग टू फुल पोटेंशियल, बिकॉज जो आयरन इंडस्ट्री अपनी पूरी पोटेंशियल में काम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि देखो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, हमारे पास बहुत कम है कुकिंग कोल, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो बहुत कम है, मतलब एक लेबर बहुत कम प्रोड्यूस कर पा रहा है कुछ चीज़ों को। एनर्जी की इरेगुलरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये इसको इतना, जितनी हमारी पोटेंशियल है हम उसको इतना यूज़ नहीं कर पा रहे। दूसरा आ गई एल्यूमिनियम। अगर हम बात करें मिनरल में, हमने एक इंडस्ट्री की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकंड हम करें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इंडिया जो है इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। इंडिया सबसे सेकंड नंबर पे है मेटलर्जिकल। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पे है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये बहुत लाइट वेट है, ये कॉरोजियन, इसमें जंग नहीं लगता, रेजिस्टेंट टू कॉरोजन, मेलेबल है, गुड हीट, मतलब इसको हम शीट में मेलेबल, इसको थिन शीट्स में बदल सकते हैं। ये गुड अच्छा हीट कंडक्टर है। ये एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ होता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, वायर बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये स्टील का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसका जो प्लांट्स है ये बेसिकली कहाँ पे, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में, केरला और उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है जी।
हमने अभी 2 इंडस्ट्री करी, हमने अभी यहाँ पे करी, एग्रो बेस इंडस्ट्री कर ली हमने, मिनरल बेस इंडस्ट्री कर ली हमने, ठीक है। थर्ड इंडस्ट्री आ गई हमारी केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री आ जाएगी, केमिकल इंडस्ट्री आ जाएगी हमारी। उसके बाद हमारी आ जाएगी, केमिकल इंडस्ट्री के बाद आ जाएगी सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है जी, जो मेन हमने करनी है। थर्ड है केमिकल इंडस्ट्री, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो है 3%, और इसका जो रैंक है थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया, इंडिया की जो रैंक है वो है थर्ड लार्जेस्ट एशिया के अंदर है, और 12th पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। इसके अंदर लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दोनों इंडस्ट्रीज आती हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल जो है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, ये भी बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स है पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज टू, जो कि सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और जो केमिकल इंडस्ट्री होती है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, केमिकल इंडस्ट्री अपनी सबसे ज़्यादा कंज्यूमर इंडस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्रीज़ है बेसिकली ये प्रोड्यूस करती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का। ये कौन सी स्टेट्स में बनाई, कहाँ पे है ये इंडस्ट्री? गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। जितना मैं करा रही हूँ बस उतना ही ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गई हमारी सीमेंट इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है बहुत एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, कुछ भी बनाने के लिए सीमेंट बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल चाहिए हमारे को। प्लांट जो है बेसिकली गुजरात में है इसके, और जो पहला सबसे ज़्यादा पहला सीमेंट प्लांट था वो चेन्नई में बनाया गया था, 904 में सेटअप किया गया था। और ये जो इंडस्ट्री है बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट में भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सीमेंट हर चीज़ में चाहिए। नेक्स्ट आ गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट। और ये जो इंडस्ट्री है क्या प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट, जल्दी जल्दी के लिए। द रैपिड ग्रोथ इन द इंडस्ट्री यू वाज सीन, लिबरलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखी गई है। ये जो इंडस्ट्री है बेसिकली अलग अलग जगहों पर लगाई गई है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, ठीक है जी। आइडियो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, बेसिकली इंडिया जो है इंडिया कवर्स वाइड रेंज ऑफ फ्रॉम रेडियो से लेकर टेलीविजन तक का सारा रेंजेस आते हैं। इसके 30% जो है वो इस इंडस्ट्री आर एम्प्लॉयड आर वुमेन, इस सेक्टर में 30% जो वुमेन है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल जो है इंडिया की वो बैंगलोर है, और बाकी जो सेंटर है मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई। ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है बहुत गुड रेट पे। क्यों? आईटी इंडस्ट्री के आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है जी। ये हमारी आगे सारी इंडस्ट्री, तो भी हमारी इंडस्ट्री एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ आपको मैंने करा दी हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ये जो इंडस्ट्री है ये पोल्यूशन, दीज इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, लैंड पे, वाटर पे, एयर पे, ठीक है, नॉइज़, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड खराब होता जा रहा है, ठीक है जी। तो हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? अनडिजायरेबल गैसेज है हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, फ्लूएंट्स निकलते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से वाटर में, जो कि रिवर में डिस्चार्ज होते हैं। जैसे पेपर निकल गया, पल्प हो गया, केमिकल, टेक्सटाइल, जितना भी डिस्चार्ज होता है वाटर में, इसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। इट अकर्स थर्मल, क्या होता है? जब हॉट वाटर फैक्ट्रीज में से निकाला जाता है, थर्मल प्लांट्स में से निकाला जाता है, उसको ठंडा किए बगैर रिवर्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे सारा वो पानी और मरीन सिस्टम सारा खराब होता है, जिसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन ये क्यों होता है? क्योंकि इंडस्ट्री जो है, दिस कॉज ड्यू टू इंडस्ट्री की वजह से और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें इस पोल्यूशन को कम से कम क्रिएट, चाहे हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से आगे आने वाली जनरेशन को भी मुश्किल ना आए। तो हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम कम से कम मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग के लिए हम कम कर सकते हैं, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं उसी पानी को। जो हॉट वाटर है उसको नदियों में जाने से पहले उसको को ठंडा किया जा सकता है, तब उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाएगा। और जितना भी रेन वाटर आता है उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, ताकि वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। जितना भी स्मोक है उसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग ऑयल। कोल की जगह हम ऑयल को यूज़ करेंगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। इसके लिए 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है?
द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है किसी भी कंट्री का डेवलप डिपेंड करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या स्टेटमेंट है, इसको सपोर्ट किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करता है। प्राइमरी मटीरियल और को प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश किया जाता है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की मेजर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ साथ, ठीक है। विद दिस ये चैप्टर हमारा फिनिश है। इसके अंदर मैप आएगा, वो हमें करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। विद दिस ये चैप्टर इतना ही है और इतना ही बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी आपको इसके नेक्स्ट वाला। थैंक यू।